हेलो बेटा, दिस इज विनर। जैसा कि आप जानते हो कि हमने हिमांशु पांडे सर की बुक का सोल्यूशन देखना स्टार्ट किया था और इस वीडियो सीरीज में हम सीख रहेंगे कि किस तरीके से एक क्वेश्चन की कमजोर कड़ी को पकड़ के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड का यूज करना हम सीख रहे हैं। और बेटा, एग्जाम में आईआईटी जेईई हो या फिर नीट की एग्जाम, अगर आपको छोटे छोटे की पॉइंट्स याद हैं एक क्वेश्चन को अप्रोच करने का, तो बेटा ट्रस्ट में आपको ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं और लिमिटेड नॉलेज से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो हमने हाइड्रोकार्बन स्टार्ट किया था और हाइड्रोकार्बन में हमने लेवल 2 का शायद से क्वेश्चन नंबर 40 तक कर लिए थे। तो आज 41 से स्टार्ट करते हैं। और बेटा, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो इनसे कमेंट करके बताया करो। वीडियो कैसी लग रही है वो भी कमेंट करके बताया करो, क्योंकि वो मोटिवेट करती हैं और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है बेटा, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 से। तो हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। पहले अपना नाम तो हटा दूं वहां से। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा बेटा वहां पे। अब क्वेश्चन आपको दिख तो रहा है, पर पता क्या बोल रहा है ये कि आपको इसने 2, 4, 6, 7 हेप्टेन दे रखा है और हेप्टेन को इसने ट्रीट करवाया किसका, Cr2O3 Al2O3 प्रेजेंस ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस। अब आप खुद सोचो बेटा, इतना हाई टेम्परेचर है और आपको क्या दे रखा है, सिंपल सा एक हेप्टेन दे रखा है, कोई रिएजेंट वगैरह कुछ नहीं दे रखा है। ठीक है, इस तरीके की जो रिएक्शन होती है बेटा, इसमें क्या होता है कि आप जब बहुत हीट करते हो तो जो आपका रिएक्टेंट है उसमें से ही कुछ आइटम्स टूट के निकल जाते हैं और जो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो बन जाता है। आप बोलोगे सर हमको पहचाना कैसे बेटा? क्वेश्चन नंबर 41 में आपको क्या करना है, कुछ नहीं। आप देखो इस तरीके से आपको एक चेन दे रखी है, कितने मेंबर की, 2, 4, 6 और एक 7 मेंबर की। इसको वो ट्रीट करवा रहा है किसके साथ बेटा, Cr2O3 और Al2O3 इन प्रेजेंस ऑफ 600 डिग्री सेल्सियस। बहुत हाई टेम्परेचर बेटा, कुछ मत करो। देखो बेटा, इसमें क्या होता है, मेनली ये जो रिएजेंट है ये क्या करता है, इसका डिहाइड्रोजिनेशन करता है, इसमें से हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकाल देता है। आप देखो, आप इसको इस तरीके से विजुअलाइज कर रहे हो, आप उसको एक और तरीके से देख सकते हो। इसको आप इस तरीके से देखो, सॉरी, इसको आप किस तरीके से देखना आपको बता दो। इसको आप इस तरीके से देखो, यहाँ पे ये बॉन्ड, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन हो गए। अब अगर मैं इसको इसी रिएजेंट से ट्रीट कर रहा हूं तो क्या होगा बेटा, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा बेटा, और यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन होगा। तो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल मिलकर निकल जाएगा क्या, एक H2 का मॉलिक्यूल। ठीक है बेटा, एक H2 का मॉलिक्यूल निकल गया। अब देखो यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो गई, यहाँ पे वैलेंसी फ्री हो गई, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। तो इस तरीके से आपको ये 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा पहले। फिर क्या होगा, अब और चांसेस है, टेम्परेचर हाई है, रिएजेंट अभी भी अपने पास है, तो और क्या हो सकता है कि इसका और फर्दर क्या हो जाए बेटा, हाँ, डिहाइड्रोजिनेशन हो जाए। कैसे हो जाए बेटा, देखो यहाँ पे H होगा एक, यहाँ पे भी एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे एक H होगा, यहाँ पे भी एक H हो सकता है और यहाँ पे भी एक H हो सकता है। तो देखो बेटा, ये एक पेयर निकल जाए हाइड्रोजन का, ये वाला एक पेयर निकल जाए हाइड्रोजन का, और ये वाला पेयर एक निकल जाए हाइड्रोजन का, मतलब टोटल 3 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इसमें से और फर्दर एलिमिनेट हो जाए। तो बेटा आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो हमारा जो फाइनल मॉलिक्यूल बनेगा वो कैसा मिलेगा। ऊपर तो मिथाइल रहे, उसको बना दो, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर एक यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। मतलब ओवरऑल हमने इससे पहले भी देखा था कि अगर हम हेक्सेन को इससे ट्रीट करवाते तो हमको बेंजीन मिलता है। तो यहाँ पे क्या था, हेप्टेन था, तो एक मिथाइल ग्रुप एक्स्ट्रा था, तो हमने क्या किया, उस मिथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे रहने दिया। तो ये हमारा क्या बन गया बेटा, 1 मिथाइल बेंजीन, या फिर इसको टोल्यूइन भी बोल सकते हैं हम। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 41 का हमारा आंसर आ जाएगा A। अब हम देखते हैं बेटा क्या, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन तो आपके सामने आ ही चुका बेटा। देखो आप खुद से पहले ट्राई किया करो क्वेश्चन सॉल्व करने का, उसके बाद सोल्यूशन देखा करो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 42, जैसा कि आप क्वेश्चन वहां पे देख सकते हो, क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपको रिएक्शन दे रखी है, एक ब्रोमीन रेडिकल दे रखा है और साथ में रिएक्टेंट दे रखा है। ब्रोमीन रेडिकल क्या कर रहा है, देखो बेटा HBr भी बना हुआ है वहां पे, HBr बना हुआ है, इसका मतलब क्या, ब्रोमीन रेडिकल ने कहीं से H+ उठाया होगा। मतलब कि देखो जो आपका रिएक्टेंट दे रखा है, इसने रिएक्टेंट इस तरीके से कुछ दे रखा है यहाँ पे, और यहाँ पे एक ड्यूटेरियम लगा के रखा हुआ है, और आपको यहाँ पे ब्रोमीन रेडिकल लगा के दे रखा है। ठीक है बेटा, और ये क्या बोलता है कि ये बनाता क्या है, ये एक X कंपाउंड बनाता है और साथ में HBr बनाता है। तो आपको बताना है कि ये X कंपाउंड क्या है। अब एक बात समझो बेटा कि ब्रोमीन रेडिकल कहीं से H रेडिकल उठाएगा तभी तो वो HBr बनेगा, इतना समझ में आता है। अब देखो बेटा वो H कहां से उठा सकता है, एक H यहाँ पे है ना बेटा, एक H यहाँ पे है, एक H यहाँ पे भी है, और एक H यहाँ पे भी है बेटा, और एक H यहाँ पे भी है। अब आपको ऑप्शन देखने की, देखो बेटा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 और नंबर 5, कौन सा वाला H वो उठाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको बस इतना याद रखना है कि ब्रोमीन वहां से H उठाएगा
जहां पे H रेडिकल को उठाने के बाद जो कार्बन रेडिकल बनेगा उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा। मतलब क्या है कि जब कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड, जब ब्रोमीन रेडिकल इसको अप्रोच करेगा तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली टूट जाएगा और यहाँ पे H रेडिकल, ये Br रेडिकल मिलकर बना देंगे HBr और ये क्या बन जाएगा हमारा कार्बन रेडिकल। तो आपको क्या करना है, आपको इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे क्या करना है, रेडिकल बना के देखने। और जहां पे रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होगा बस वहीं का H वो जल्दी से उठा के ले जाएगा। क्यों? क्योंकि जब बेटा इंटरमीडिएट स्टेबल होता है तो ये बॉन्ड की टूटने के लिए जो एनर्जी लगती है वो क्या लगती है, कम, और उस बॉन्ड की रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, ज्यादा। तो बेटा बहुत सिंपल, देखो बेटा अगर आपने यहाँ पे रेडिकल बनाया, अगर आपने यहाँ पे रेडिकल बनाया तो 1 डिग्री का रेडिकल बनेगा। अगर आपने यहाँ पे रेडिकल बनाया तो बेटा वो 3 डिग्री का रेडिकल बनेगा। क्वेश्चन में देखते चलो, यहाँ पे बनाया तो 1 डिग्री रेडिकल, यहाँ पे बनाया तो 2 डिग्री रेडिकल, यहाँ पे बनाया तो 1 डिग्री रेडिकल। तो बेटा सबको पता है कि जो 3 डिग्री का रेडिकल होता है सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री का, फिर 1 डिग्री का। तो बेटा सबसे ज्यादा रेडिकल कहां बनेगा, 3 डिग्री वाला कहां बन सकता है, नंबर 2 वाला H अगर वो लेके जाए तो क्या होगा बेटा, ब्रोमीन रेडिकल यहां से H लेके चले जाएगा और आपका इस तरीके से कंपाउंड यहाँ पे ये रेडिकल बन गया, यहाँ पे ये D बन गया और यही आपका कंपाउंड क्या होगा, ये आपका कंपाउंड X। क्योंकि यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो जा चुका है किसके साथ, Br रेडिकल के साथ, और उसने क्या बना लिया है साथ में HBr। तो बेटा ये वाला क्यों बना, क्योंकि हमेशा याद रखना है कि 3 डिग्री रेडिकल क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल। बहुत सिंपल है बेटा, याद रखना। चलो आप जल्दी से नोट करो इसको, मैं जब तक देखूं कि फ्रेम में सब कुछ दिख रहा है, दिख रहा है। चलो तो सब कुछ दिख रहा है और बेटा आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है नीचे कमेंट करके बताना है आप लोगों को। और मैंने और भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर बना रहा हूं तो आपको उनको भी फॉलो करते हुए चलना है। जैसे कि रिडक्शन के मैंने बहुत ही बेसिक से लेके बहुत ही ज्यादा अच्छे वीडियो सीरीज बना के रखी हुई, तो उनको आपको फॉलो करना है। अब क्वेश्चन नंबर 45, अब बेटा क्वेश्चन नंबर 45 नहीं सॉरी 43, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन आपके सामने आई क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 43। अब क्वेश्चन नंबर 43 क्या बोल रहा है कि आपको एक डायब्रोमो अल्कीन दे रखा है उसने, हाइड्रोकार्बन, और उसको आपको ट्रीट करवाना है सोडियम प्रेजेंस ऑफ ETOH और 100 डिग्री सेल्सियस उसने टेम्परेचर दे रखा है आपको, ठीक है। अब बेटा इस क्वेश्चन में गलती क्या है कि इसमें पीछे आंसर दे रखा है C साइक्लोप्रोपेन, बट बेटा ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर आप ये जो कंपाउंड इन्होंने दे रखा है, ये वाला जो कंपाउंड है, अगर आप इस कंपाउंड को Na इन प्रेजेंस ऑफ ईथर, क्या Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर अगर रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनता है, तब जाकर साइक्लोप्रोपेन रिंग बनती है। मतलब यहाँ पे रेडिकल बनेगा और यहाँ पे रेडिकल, फिर ये रेडिकल इस रेडिकल से कंबाइन होकर इस तरीके से साइक्लिक रिंग बना लेगा। बट क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है कि ड्राई ईथर की जगह पर उसने दे रखा है क्या, ड्राई ईथर की जगह पे दे रखा है क्या, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ETOH। ETOH बोले तो इथेनॉल है ना बेटा। अब ETOH दे रखा है उसने। अब एक बात समझा, अगर ETOH दे रखा है तो प्रोडक्ट ये बनने वाला नहीं है। अब ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो सर क्या बनेगा, यहाँ देखो बेटा, मैंने अपने फ्रेंड के साथ भी बहुत कुछ डिस्कशन किया और बहुत फाइनल कंक्लूजन पे मैं जो आया उसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 43 में जो ऑप्शन ए है वो इसका मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए। वो क्यों होता है मैं समझा रहा हूँ। देखो बेटा क्या है, टेम्परेचर क्या दे रखा है, बहुत ज्यादा हाई दे रखा है 100 डिग्री सेल्सियस, और आपको Na इन प्रेजेंस ऑफ ETOH दे रखा है। तो बच्चा अच्छा जानता है कि Na क्या मेटल है, तो एसिडिक हाइड्रोजन का आंसर क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो ये क्या बन जाएगा, Na जब ETOH के साथ रिएक्शन करेगा बेटा तो ये बनाएगा ETO नेगेटिव Na पॉजिटिव, मतलब सोडियम इथॉक्साइड आयन बनाएगा, जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है या फिर वो एक बेस की तरह काम कर सकता है, ठीक है बेटा। अब एक बात समझना, ये क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, अब या फिर न्यूक्लियोफाइल पकड़ लो आप। और टेम्परेचर क्या दे रखा है, 100 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखना है बेटा, जब भी टेम्परेचर हाई होता है तो कौन सी रिएक्शन होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। क्यों, क्योंकि बेटा टेम्परेचर हाई होगा तो बॉन्ड को टूटने में क्या होगा, हेल्प होगा, तो इसलिए क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन। ये बहुत सिंपल सी चीज है, याद रखना कि टेम्परेचर हाई एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। तो बेटा ब्रोमीन का एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ना बेटा, ब्रोमीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो क्या होगा कि यहाँ पे देखो बेटा, इसको आपस से बनाते हैं इस तरीके से, ये आपका यहाँ पे एक ब्रोमीन लगा हुआ है, यहाँ पे भी एक ब्रोमीन लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अब क्या होगा बेटा, ये जो ETO नेगेटिव है यहाँ से H+ को उठाएगा यहाँ से, फिर ये वाला पाए, ये जो इलेक्ट्रॉन है सिग्मा वाले वो यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ पे ब्रोमीन निकल जाएगा किसके फॉर्म में, Br नेगेटिव के फॉर्म में, क्योंकि Br एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। फिर ये किस तरीके से बन जाएगा बेटा, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या होगा बेटा, Br। अब देखो बेटा ये बन गया हमारा क्या, ए, जो कि क्या हमारा मेजर प्रोडक्ट। अब मैं क्यों मेजर बोल रहा हूँ बेटा, क्योंकि देखो अगर इसको आप फर्दर रिएक्शन करवाओ इसके साथ, ETO नेगेटिव के साथ,
एक और लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, तो बेटा यहाँ पे एक और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या है, एक और हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। तो क्या हो सकता है कि ये जब इसको उठाए यहाँ से, तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ सकता है, मतलब कि जो आपका ऑप्शन जो डी दे रखा है वो भी आ सकता है। बट एक बात समझना कि sp2 कार्बन से इस हाइड्रोजन को उठाने के लिए ये बेस जो है आपका वो उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आपको इसकी जगह पे वो NaNH2 देता, तब जाके आप इस हाइड्रोजन को उठा के वो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बना सकते थे और आपका ऑप्शन डी एलीन आ जाता। बट हमेशा याद रखना कि ये इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से हाइड्रोजन नहीं ले पाएगा और ये वाला ब्रोमीन यहाँ पे निकल नहीं पाएगा। वो जो ऑप्शन डी वाला है वो भी थोड़ा बहुत बनेगा, बट मेरे हिसाब से इसका जो मेजर प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ऑप्शन ए बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा दे रखा है, आपको एक नेकेड न्यूक्लियोफाइल दे रखा है, सब कुछ कंडीशन फॉलो होती है किसके लिए, E2 रिएक्शन के लिए, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, वन स्टेप में सब कुछ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 43 का आ जाएगा ऑप्शन आपका ए। ठीक है, अब अरे एक बात याद रखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 का सी तो कभी जिंदगी में आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे ड्राई इथर लिख के देता वो आपको, तभी आप वहां पे क्या कर सकते थे, हाँ तभी आप उसका कन्वर्ट कर सकते हैं वुड्स रिएक्शन के अंदर, उसको आप साइक्लोप्रोपेन बना सकते थे। बट सिंस वहां पे वो रिएजेंट दे नहीं रखा, सॉल्वेंट दे नहीं रखा, तो आप वो करना मत। अब क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं बेटा, द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो बेटा जब भी आपको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वो पूछता है ना, तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए। क्या याद होनी चाहिए बेटा? कि देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है वैसे अपना, क्वेश्चन नंबर 44 चल रहा है। जो बेटा जब भी वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर कंपेयर करवाएगा, तो एक बात याद रखना कि क्या होता है कि जब आप इस बॉन्ड को क्या करो, हीट करो या फिर कोई कहीं से भी एनर्जी प्रोवाइड करो, और ये क्या होगा कि ये बॉन्ड टूटेगा। किस तरीके से टूटेगा बेटा? होमोलिटिकली टूटेगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के बीच में उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता नहीं है कि यहाँ पे आपका हेट्रोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक हो सके। तो होमोलिटिकली बॉन्ड ब्रेक होगा, क्या बनेगा, कार्बन रेडिकल और हाइड्रोजन रेडिकल। अब वापस से एक बात याद रखना बेटा, अगर कार्बन रेडिकल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए एनर्जी क्या लगेगी, बहुत कम लगेगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, देखो एक कपल है ए और एक कपल है, इसी में कपल ए और बी, एक कपल है, ठीक है, एक कपल है आपका सी और एक कपल है आपका डी, बना लेते भाई डी, ठीक है। अब ये केस 1 है, ये आपका केस 2 है। अब एक बात समझो बेटा, ये कपल के बीच में जब ब्रेकअप होता है, तो जो ए बनता है, ये जो ए लड़का है, ये क्या बनता है, स्टेबल बनता है। और कपल बी सेकेंड वाले केस में जब ब्रेकअप होता है, जो सी वाला बंदा है, ये क्या बनता है, अनस्टेबल बनता है। ठीक है बेटा, अब एक बात समझो, अगर मैं पूछूं ब्रेकअप के लिए एनर्जी कहाँ पे ज्यादा लगेगी, ऑब्वियसली बात है बेटा, यहाँ पे एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। क्यों? क्योंकि ब्रेकअप के बाद भाई साहब क्या बन रहे हैं, अनस्टेबल, देवदास बन रहे हैं। और यहाँ पे देखो, ये तो भाई ब्रेकअप होगा, फिर ब्रेकअप के बाद ये गाना बजा सिंह का, तो मतलब क्या है, स्टेबल हो रहा है भाई साहब, है ना। तो अगर ये स्टेबल हो रहा है बेटा, तो मतलब ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए उसका एनर्जी क्या लगेगी, कम। तो हमेशा याद रखना कि किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो स्पीशीज बनती है, अगर वो ज्यादा स्टेबल है, तो उस बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी क्या लगेगी, कम लगेगी। अगर बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद स्पीशीज अगर अनस्टेबल बन रही है, तो बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। तो बेटा देखो, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 आप आसानी से कर सकते हो। आपको क्या करना है कि इन्होंने जो हाइड्रोजन आइटम जो हाईलाइट कर करके दे रखे हैं, आप देख सकते हो, जो हाइड्रोजन आइटम इन्होंने बना के दे रखे हैं सारे ऑप्शन के अंदर, उनको क्या करना है, आपको होमोलिटिकली ब्रेक करना है और आपको सबका रेडिकल बनाना। तो मैं अभी सबका बना देता हूँ। देखो जो आपका ऑप्शन पी दे रखा है उसका रेडिकल बनाओ। ऑप्शन पी का रेडिकल देखो इस तरीके से CH3 रेडिकल बन जाएगा। ऑप्शन क्यू का क्या बनेगा बेटा, CH3 CH2 रेडिकल बन जाएगा बेटा, है ना। ऑप्शन PQR और R का देखो क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल बन जाएगा R का। फिर S का क्या बनेगा, बेंजीन रिंग और इसके ऊपर sp2 कार्बन के ऊपर रेडिकल बन जाएगा। अगर मैं पूछूं आपको सबसे स्टेबल रेडिकल कौन सा है, तो बेटा देखो सबसे स्टेबल रेडिकल है R वाला, ठीक है। अगर सबसे स्टेबल रेडिकल अगर ये R वाला है, तो मतलब यहाँ पे जो हाइड्रोजन का बॉन्ड था उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी का लगेगी कम, क्योंकि उस बॉन्ड के ब्रेक होने के बाद जो रेडिकल बन रहा है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये रेडिकल कहां जा सकता है, ये रेजोनेंस के अंदर जा सकता है। कहां जा सकता है, रेजोनेंस के अंदर जा सकता है। तो भाई साहब जो हमारा R है, इसमें जो बॉन्ड एनर्जी रहेगी, इसको ब्रेक करने के लिए जो बॉन्ड एनर्जी लगेगी वो सबसे कम लगेगी। तो R आना चाहिए कहां पे, लास्ट में, ठीक है बेटा। अब एक बात समझो बेटा, ये देखो यहाँ पे तो ये भाई साहब प्लस आई से स्टेबलाइज है, यहाँ पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, पर आप यहाँ पे देखो एक sp2 कार्बन के ऊपर क्या है, रेडिकल, और sp2 की क्या होती है, परसेंटेज एस कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे क्या है, एक वेरी गुड एक रेडिकल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। अगर बेटा इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम, तो इसी को बॉन्ड ब्रेक करने में क्या मतलब, ये वही देवदास है जिसके ब्रेकअप के बाद क्या वो रोने लग गया, बेवड़ा पीने लग गया, जो भी हो गया, मतलब बेवड़ा पीने में बेवड़ा हो गया वो,
तो बेटा ये क्या होगा, इसी को बॉन्ड को ब्रेक करने में एनर्जी क्या लगेगी सबसे ज्यादा, तो एस आएगा हमारा सबसे आगे। अब देखो एस सबसे आगे और आर सबसे पीछे, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको एस और आर। देखो बेटा ये दो चीजें पता करते अपने को मिल गया कि 44 का आंसर आ जाएगा सी। अब देखो एस के बाद देखो बेटा क्या आना चाहिए, वेरी गुड, पी आना चाहिए, क्यू और फिर आना चाहिए क्यू। बेटा देखो आर के बाद क्यू, क्यू क्योंकि इसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल यही है, बिकॉज ये प्लस आई प्रोवाइड कर रहा है, तो ये इसके बाद सबसे ज्यादा स्टेबल मतलब इसको लिए एनर्जी का लगेगी कम, तो क्यू यहाँ पे आ गया, एस कम से कम यहाँ पे, फिर पी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर आ गया एस पी क्यू आर, ऑप्शन हमारा क्या आएगा इसका सी। तो क्वेश्चन नंबर 44 हो गया बेटा, बहुत सिंपल है, आपको बस छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपने को किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है बेटा। अब अपने काम क्या करो यार, तो अपने बच्चों दोस्तों के साथ जरा इसको शेयर किया करो वीडियोस को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 45 आप देख सकते हो वहां पे, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इज डिफिकल्ट टू डीकार्बोक्सिलेट। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि क्या होता है बेटा, सपोज आपके पास इस तरीके का एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। फिर ये कार्बोक्सिलिक एसिड को आप क्या करते हो, डीकार्बोक्सिलेट मतलब क्या करते हो कि पहले आप इसको सोडा लाइम के साथ ट्रीट करते हो और इसको फिर आप हीट कर देते हो। मतलब क्या होता है कि पहले ये जाएगा यहाँ से Na+ उसको लेके चलेगा, मतलब कि एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये पहले बनता है सोडियम कार्बोक्सिलेट, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन बनता है। फिर इसको जब हीट करते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, फिर ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और यहाँ पे से CO2 गैस उड़ जाती है, इसी को हम बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, और हमको साथ में मिलता है CH3 कार्बन आयन, CH3 नेगेटिव। अब देखो बेटा ये कार्बन आयन कहीं से H+ का जुगाड़ कर लेगा और वो एक अल्किन में कन्वर्ट हो जाएगा। पर आपको क्या देखना है, आपको वो पूछ रहा है कि ये जो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन है वो किसमें ज्यादा होगी, तो वो सेम फंडा लगाएंगे। देखो डीकार्बोक्सिलेशन के इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बन आयन बन रहा है, तो कार्बन आयन बेटा जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होगी। तो हम क्या करते हैं कि चारों केस के लिए कार्बन आयन बना लेते हैं और कार्बन आयन बना के हम देख लेते हैं कि भाई कौन सा वाला कार्बन आयन सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि जो कार्बन आयन सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा बेटा उसी को डीकार्बोक्सिलेशन की एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी, ठीक है बेटा। अब 45 का ये देखो बेटा, मैं सबका डायरेक्टली बना रहा हूँ कार्बन आयन, ठीक है। तो यहाँ से COH अटैच है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो यहाँ पे COH अटैच है तो वो CO2 निकल जाएगा, ये वाले कार्बन पे क्या जाएगा नेगेटिव, मतलब जिस कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है उस वाले कार्बन पे आपको कार्बन आयन बनाना है। अब क्वेश्चन ये आ गया, बी देखो बेटा, बी में क्या इस तरीके से है, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे क्या लगा हुआ आपका डबल बॉन्ड OH, ठीक है बेटा। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी में क्या है, इस तरीके से ग्रुप दे रखा है आपको, और सॉरी यहाँ पे क्या होगा, एक यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे COH था तो वो तो निकल गया, तो मतलब ये इथाइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव आ गया। अब डी देखो बेटा, डी में क्या है, यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे COH अटैच था तो वो निकल जाएगा कार्बन में। अब एक बात समझो बेटा, देखो ये वाला नेगेटिव चार्ज कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस के अंदर, तो ये स्टेबल है। ये वाला नेगेटिव चार्ज भी कहाँ जाएगा, रेजोनेंस के अंदर, तो ये भी स्टेबल है। ये वाला देखो ये -M का ग्रुप है NO2, तो ये क्या है, ये भी स्टेबल है। पर देखो बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक CH3 ग्रुप है जो क्या देगा इसको प्लस आई, और हमेशा याद रखना कि जो प्लस आई के जो ग्रुप होते हैं वो कार्बन आयन को क्या करते हैं, अनस्टेबल करते हैं, और अनस्टेबल करके तो बेटा देखो यहाँ पे जो स्पीशीज बन रही है क्या बन रही है, अनस्टेबल बन रही है, मतलब इसी का जो रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन होगा वो सबसे क्या होगा, कम। और क्वेश्चन में उनको क्या पूछा है कि डिफिकल्ट टू डीकार्बोक्सिलेट, और डिफिकल्ट टू डीकार्बोक्सिलेट ये क्योंकि इसके ब्रेकअप के बाद जो स्पीशीज बनी वो क्या बनी, रोतलू बनी। तो हमेशा याद रखना कि भाई साहब ये क्या है, अनस्टेबल, इसका इंटरमीडिएट बना इसलिए क्या होगा, डिफिकल्ट होगा इसका डीकार्बोक्सिलेशन करवाना। तो अपना क्वेश्चन नंबर 45 का आ जाएगा आपका आंसर सी, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बस एक छोटा सा मेथड पता होना चाहिए बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 45 तो हो गया हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 45 हो गया, क्वेश्चन नंबर 46। अब क्वेश्चन नंबर 46 तो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। 46 के अंदर 46 बच्चों की रिएक्शन क्या बोला है कि अगर मैं CH3MgI की रिएक्शन एक्टिव हाइड्रोजन के साथ कराऊं, एक्टिव हाइड्रोजन का मतलब समझते हो आप क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखो बेटा एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgI, ठीक है बेटा। अब हम सब जानते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में देखो एक कार्बन मैग्नीशियम से अटैच है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, तो कार्बन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, Mg पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। समझ में आ गया। अगर आप इसकी रिएक्शन को एक एसिडिक हाइड्रोजन से कराओ, सपोज मैं वाटर से करवा देता हूँ जिसके पास एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बेटा ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, तो डेल्टा नेगेटिव आएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। देखो बेटा CH3 नेगेटिव मतलब बहुत इलेक्ट्रॉन रिच है, तो क्या होगा बेटा, ये ऐसे सेंटर की तलाश करेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर हो, तो क्या होगा, ये एसिडिक हाइड्रोजन उठाएगा, यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएगा। देखो ये क्या बन गया CH4, और बस साइड में क्या बन जाएगा MgOH, और यहाँ पे I। अब एक बात बेटा ऑब्जर्व करना कि जब भी एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक एक्टिव हाइड्रोजन या फिर एसिडिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है
तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ज़ेरी-विट्नॉफ रिएक्शन। हमेशा याद रखना है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ज़ेरी-विट्नॉफ रिएक्शन, जहां पे एक लिग्नार्ड रिएजेंट एक एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ेरी-विट्नॉफ रिएक्शन। तो ज़ेरी-विट्नॉफ रिएक्शन क्या बेटा, ऑप्शन ए। तो ये बहुत सिंपल सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 47 थोड़ा सा अच्छा दे रखा है क्वेश्चन। तो बेटा इसके लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए, इसके लिए आपको एसिटाइल फॉर्मेशन पता होना चाहिए। एसिटाइल कैसे बनते हैं पता है आपको? एसिटाइल क्या होता है मेनली, हाँ वेरी गुड। नॉर्मली क्या करते हैं कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है उनके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इस तरीके के डायऑल या फिर डायथायोल इस तरीके के कंपाउंड यूज करते हैं, ताकि वो उसके साथ क्या हो, एक साइक्लिक ईथर टाइप का कंपाउंड बना दे और उसको क्या कर ले, प्रोडक्ट। कैसे में वो होता है बता देता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 बेटा देखो, आपको इस तरीके से को दे रखा है कीटोन, और आपको साथ में क्या दे रखा है, एक SH, और यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे भी एक SH। ठीक है बेटा, अब आपको ये रिएक्शन करवानी है, बहुत सिंपल रिएक्शन बेटा। एक बात समझो पहले, देखो रिएक्शन करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन चीज क्यों दे रखी है वो उसने आपको। अब यहाँ पे देखो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप के पे कार्बन पे क्या होता है बेटा, डेल्टा पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होता है बेटा, डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखो बेटा डेल्टा पॉजिटिव तो मिल गया, अब इस डेल्टा पॉजिटिव का अटैक करने के लिए कौन आएगा, सल्फर। क्यों? क्योंकि सल्फर के पास क्या है, लोन पेयर। तो भाई साहब सल्फर पहुंच जाएंगे, किसकी तरह काम करेगा सल्फर यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और भाई साहब जाके क्या कर देगा, अटैक मार देगा यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब अटैक मार देगा। अब पर कार्बन तो 5 बॉन्ड बना नहीं सकता, तो क्या होगा, ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक करके कहां चले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास चले जाएंगे। तो बेटा किस तरीके से स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ पे O नेगेटिव, यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका S, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे इस तरीके से आपका दूसरा SH, और सल्फर पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है बेटा, अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है आपको। अब क्या होगा, ये O नेगेटिव भाई साहब यहाँ से इस H को उठा लेंगे और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरीके से बन जाएगा आपका, ये OH, यहाँ पे एक सल्फर लग चुका है, और यहाँ पे इस तरीके की बाकी क्या आपका SH की रिंग है। अब देखो मेनली क्या होता है कि एक एसिडिक मीडियम प्रेजेंट होता है, तो जो वाटर का ऑक्सीजन है वो एक H+ को डोनेट कर देता है लोन पेयर, वो कन्वर्ट हो जाता है OH2+ के अंदर, मतलब एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। और जैसे ये OH2+ बनता है, इसे निकलना चाहता है, तो क्या होता है, सल्फर के लोन पे फिर से आते हैं और यहाँ पे अटैक मारते हैं, यहाँ से वाटर निकल जाता है, किसके फॉर्म में, एक अच्छे लिविंग फॉर्म के अंदर, जो कि हमारा क्या है, वाटर। तो देखो उसके बाद जो कंपाउंड बना होता है फिर उसका बच्चे जानते हैं कि कंपाउंड हमारा कैसे बन गया, इस तरीके से कंपाउंड बन चुका है, सल्फर सल्फर और ये। तो इसमें क्या होता है कि मेनली आपने क्या किया, कार्बोनिल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया, मतलब उसकी कैपिंग कर दिया। अब देखो बेटा क्या होगा, अब इसकी रिएक्शन इन्होंने किसके साथ करा रखी है, H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। आपको भी पता है बेटा कौन सा रिएजेंट होता है, ये वाला रेनी निकल होता है। देखो बेटा, तो H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल के साथ रिएक्शन करवा रहा है, और ये क्या करता है, रिडक्शन करता है। तो रिडक्शन का मतलब क्या है कि देखो ये वाला बॉन्ड तोड़ देगा, ये वाला बॉन्ड भी तोड़ देगा, यहाँ पे एक SH हो जाएगा, यहाँ पे एक SH हो जाएगा, यहाँ पे एक H लग जाएगा, यहाँ पे एक H लग जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला पार्ट टूट के अलग हो जाएगा, ये SH और यहाँ पे HH आपका लग जाएगा। तो बना लेते हैं, ऊपर वाला पार्ट तो टूट के अलग हो गया, ये SH, और ये जो यहाँ पे जो सल्फर लगा हुआ था वहां पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। तो आपका इस तरीके से यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन, तो ये क्या बन गया, सिंपल अल्केन। तो हमने क्या कर दिया, ओवरऑल इस कंपाउंड को हमने रिड्यूस कर दिया, और ये जो कंपाउंड बना था यहाँ पे जो साइक्लिक सल्फर वाला कंपाउंड, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, थायोएसिटाल। क्या बोलते हैं बेटा, थायोएसिटाल। तो हमेशा याद रखना, थायोएसिटाल का अगर आप रिडक्शन करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, अल्केन मिलता है। तो देखो बेटा ये वाला ऑप्शन का अंदर रखा, ऑप्शन डी के अंदर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या, 47 का ऑप्शन डी। सिंपल है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 48, अगर आपको लिखना है तो आप लिख लो जल्दी से पॉज करके। अब क्वेश्चन नंबर 48 बेटा आप देखना, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने आ चुका है वहां पे, है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या बोल रहा है कि आपको उसने एक पेरोक्साइड दे रखा है, और उसके बाद आपको CCl4 और आपको एक हाइड्रोकार्बन दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर 48। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं बेटा। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज ऑब्जर्व करनी है कि जो एरो पे आपको पेरोक्साइड और हीट दे रखा है वो क्यों दे रखी है। एक बात हमेशा याद रखना है कि जो पेरोक्सी लिंकेज वाले कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, रेडिकल इनिशिएटर होते हैं, मतलब कि वो रेडिकल रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। कैसे करते हैं बेटा, बहुत सिंपल है, याद रखना। देखो यहाँ पे मैं अगर डायरेक्टली बनाऊं, देखो PH3COOCPH3। अब ये बात समझो बेटा, पेरोक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, और बेटा आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर है। तो इस लोन पेयर की वजह से क्या होता है, वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, बहुत कम। तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी अगर हीट करो तो क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक हो जाता है, और हमको क्या मिलता है, 2 मोल मिलता है PH3CO रेडिकल की। ये रेडिकल हमको मिल गया। अब ये रेडिकल क्या करता है, दूसरे का रिएक्टेंट के पास जाता है और वहां रेडिकल बनाता है।
और इस तरीके से चेंज चलती रहती है और हमारा रिएक्शन आगे बढ़ता रहता है। देखो बेटा क्या होगा, पहले ये यहाँ पे बन चुका है, फिर क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला, पहले ये जाएगा कहाँ पे कि यहीं भी चले जाए, ACCl4 के पास चले जाए, तो क्या होगा, एक क्लोरीन रेडिकल निकल जाएगा यहाँ पे। देखो वापस से इसका बॉन्ड ब्रेक कर दो, ये बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प कर रहा है ये। देखो बेटा क्या बनेगा, CCl रेडिकल और एक क्लोरीन रेडिकल बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब हाइड्रोकार्बन के पास हो जाएगा, ये क्लोरीन रेडिकल कहाँ जाएंगे, हाइड्रोकार्बन के पास। अब देखो बेटा क्लोरीन रेडिकल में कहाँ लगाऊं, जहां पे, वेरी गुड बेटा, देखो बेटा अगर मैं यहाँ पे से H रेडिकल निकालू, मतलब यहाँ से अगर बॉन्ड तोड़ दूं H का और यहाँ पे रेडिकल बनाऊं, या फिर मैं बीच वाले कार्बन पे रेडिकल बनाऊं, कहाँ पे ज्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा, बीच वाले पे। क्यों, क्योंकि ये वाला रेडिकल क्या बेटा 3 डिग्री का रेडिकल बनेगा। तो हमेशा याद रखना कि जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल होगा वही हमको क्या देगा, हमारा प्रोडक्ट देगा। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, देखो ये बल्की ग्रुप है, ये बल्की ग्रुप है, तो इसके ऊपर क्लोरीन रेडिकल अटैक करेगा कि अटैक करेगा, क्लोरीन रेडिकल अटैक करेगा। तो क्लोरीन रेडिकल आएगा, यहाँ से इसको चिपक लेगा और ये बना लेगा इस तरीके का कंपाउंड, क्या ये आपका। ठीक है, फिर क्या होगा बेटा, देखो यहाँ से एक H रेडिकल, यहाँ से जब रेडिकल बना था तो यहाँ से एक H रेडिकल निकला होगा, फिर वो H रेडिकल कहाँ चले जाएगा, इसके पास चले जाएगा और H रेडिकल और ये कंबाइन करके बना देंगे CHCl3। तो रेडिकल रिएक्शन बहुत सिंपल होती है, आपको बस याद होना चाहिए कि जो रेडिकल मोस्ट स्टेबल होता है वही क्या बनता है, हमारा मेजर प्रोडक्ट आपको देता है। ब्रोमिनेशन के लिए भी हम बात कर चुके हैं, क्लोरीनेशन के लिए भी हमने देख लिया। तो ये हमारा कौन सा रिएक्शन था, ये 48 था, जिसका आंसर आ गया हमारा ऑप्शन ए। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 49 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 49 क्या बोल रहा है कि आपको टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट बताने हैं इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर। अब क्वेश्चन नंबर 48 तो हो गया बेटा 49। अब क्वेश्चन नंबर 49 बेटा देखो एक बात ऑब्जर्व करो, आपको क्या दे रखा है, उसने एक आपका ब्यूटेन दे रखा है, ब्यूटेन, तो बना दो ब्यूटेन। उसकी रिएक्शन वो करवा रहे हैं किसके साथ, क्लोरीन प्रेजेंस ऑफ H न्यू। बेटा जब भी देखो आपको इस तरीके से H2 दे, मतलब क्या है कि लाइट आ रही है, लाइट मतलब क्या होता है, ये रेडिकल रिएक्शन होती है। उसके बाद अगर आपको हीट दिया तो भी क्या होता है, रेडिकल रिएक्शन होती है। अगर आपको परऑक्सी लिख के दे कंपाउंड को तो भी रेडिकल रिएक्शन होती है। ठीक है बेटा, देखो अब क्या होगा, क्लोरीन रेडिकल आपको बताया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल प्रोडक्ट बताने, तो मतलब क्या है कि कितने कितने डिफरेंट पोजीशन पे आप क्लोरीन लगा सकते हो। और आपको कौन सा बताना, मोनोक्लोरीनेटेड, मतलब कि आपको एक एक क्लोरीन ही लगाना है, मैक्सिमम कितना, एक। तो देखो क्या हो जाएगा बेटा, एक हाइड्रोजन यहाँ से चले जाए तो यहाँ पे एक क्लोरीन लग सकता है, या फिर एक हाइड्रोजन यहाँ से चले जाए तो यहाँ पे क्लोरीन लगेगा। यहाँ पे बनाओगे तो वो इसी का सेम कंपाउंड बनेगा, और आप यहाँ पे बनाओगे तो वो इसी का सेम, मतलब कि हमारे पास सिर्फ 2 पोजीशन ऐसी है डिफरेंशिएट, जहाँ पे हम डिफरेंट तरीके से क्लोरीन को लगा सकते हैं। तो पहला कंपाउंड बना देते हैं, कैसा बना देते हैं बेटा, यहाँ पे क्या लगा देते हैं, क्लोरीन। ठीक है, और सेकेंड आप वहां पे लगा देता हूँ मैं, तो ये आपका लग गया क्लोरीन यहाँ पे। अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि बहुत से बच्चे बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनने, 2, बट ये गलत है। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट में उन्होंने मार के आपको लिख के दे रखा है कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर, मतलब कि अगर कायरल सेंटर फॉर्म होता है, अगर कायरल सेंटर फॉर्म होता है तो आपको उसके सारे आइसोमर भी काउंट करने हैं। तो आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे जो कार्बन है ये क्लोरीन से अटैच है, एक मिथाइल से और एक इथाइल ग्रुप से, और एक का आपका हाइड्रोजन से अटैच है। तो ये जो कार्बन है ये क्या हो जाएगा, कायरल कार्बन हो जाएगा। और हम सब जानते हैं कि रिएक्शन में अगर एक नया कायरल सेंटर फॉर्म हो रहा है तो वो दोनों फॉर्म में फॉर्म हो सकता है, इट कैन बी डी, इट कैन बी एल, मतलब वो डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, वो लेवियो भी हो सकता है। तो मतलब इसके 2 फॉर्म पॉसिबल है, ये आर भी हो सकता है और ये एस भी हो सकता है ना बेटा। तो देखो बेटा एक कंपाउंड इसका हो गया और ये 2 और ये 3, तो टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड कितने बनेंगे इसके, टोटल नंबर ऑफ कंपाउंड 3 बनेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन क्या है, शायद से ऑप्शन बी है बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 49 का हमने सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल है। अगर आपको वो इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर बोलता है तो आपको ये काउंट करना है, अगर वो एक्सक्लूडिंग बोल रहा है तो आपको ये काउंट नहीं करना, सिंपली आप 2 लिख के आओगे। तो ये वर्डिंग पे ध्यान देना है, यहाँ पे वो एग्जामिनर आपके साथ खेल सकता है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। 50 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, मेरे लिए पर्सनली मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर स्टीरियो आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व है। अब देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 में वो आपको बोल रहा है कि आपके पास इस तरीके का कंपाउंड है और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है और यहाँ पे लगा हुआ है CH2, यहाँ पे लगा हुआ बेटा क्या, CH3। इसको वो ट्रीट करवा रहा है किसके साथ, H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD। आप ये सब जानते हो कि H2 इन प्रेजेंस ऑफ PD क्या करता है बेटा, एक मेटल के सरफेस पे जब आप हाइड्रोजन का एडिशन करते हो तो हाइड्रोजन कहाँ से ऐड होता है, वो सेम साइड से ऐड होता है, मतलब कौन सा एडिशन है, सेम एडिशन। और कहाँ होगा, वो अल्कीन में एडिशन होगा। अब एक बात नोट करना बेटा, ये वाला कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर दिखता है, तो ये कार्बन पे एक CH3 लगा है, एक ये वाला ग्रुप है और एक ये वाला ग्रुप और एक हाइड्रोजन है, मतलब ये क्या है, कायरल सेंटर है। ठीक है, अब एक चीज नोट करना कि कायरल सेंटर में तो रिएक्शन हो नहीं, मतलब कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वैसे का वैसे ही रहने वाला है। ठीक है, मतलब अगर ये R है तो ये R ही रहेगा, अगर ये S है तो ये S ही रहने वाला है। तो अब हम इसको बना लेते प्रोडक्ट को थोड़ा। अब क्या होगा, ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो यहाँ पे इसको CH3 को वैसे बना लेता हूं मैं।
ठीक है बेटा। अब एक चीज नोट करना कि यहाँ पे एक H लगेगा और यहाँ पे एक H लगेगा, तो मतलब यहाँ पे तो इस तरीके से CH3 बन गया। अब आप एक चीज नोट करोगे कि यहाँ पे देखो बेटा ये कौन सा कार्बन था, ये sp2 कार्बन था और ये sp2 से कन्वर्ट हो रहा है क्या sp3 के अंदर, और ये जो sp3 कार्बन है आप देख सकते हो कि ये भी कार्बन क्या है, ये भी कार्बन कायरल कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। देखो ये कायरल कार्बन है और ये भी कायरल कार्बन है। अब एक बात नोट करना है कि ये जो कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम, बट ये वाला कायरल कार्बन क्या है, ये वाला कायरल कार्बन नया कायरल कार्बन बना, मतलब ये वाला कायरल कार्बन दो फॉर्म में बन सकता है, इट कैन बी R, इट कैन बी S। समझ में आता है बेटा? हम मान लेते हैं कि सपोज ये इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन है, मान लेता हूं, मैं फाइंड नहीं किया, मैं मान लेता हूं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है S, और सपोज ये पहले इसका जो एक और प्रोडक्ट बना उसका बना R, और इसका एक और प्रोडक्ट बन सकता है जहां पे ये R ना होके क्या हो सके S। तो बना देता हूँ सेम प्रोडक्ट बना देता हूँ जहां पे यही होगा, बट यहाँ पे इस कायरल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा S, और ये तो S का क्या होगा बेटा, ये S का S ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कुछ चेंजेस हुए नहीं, क्योंकि जो कायरल सेंटर रिएक्शन नया बनता है वही 2 बार बन सकता है, मतलब 2 बार बन सकता है इन द सेंस कि उसके 2 पॉसिबल ओरिएंटेशन पॉसिबल है, इट कैन बी डेस्ट्रो, इट कैन बी लिवियो। अब एक बात समझो बेटा, देखो ये वाला R, तो ये R का हो गया S, S का हो गया S, मतलब क्या हो रहा है बेटा, इस वाले कायरल में 2 कंपाउंड है, इस वाले कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर है, R और S, R और S लिख लेते हैं, इस वाले में क्या है बेटा S और S। अब आप देखना बेटा, एक चेंज हो गया, दूसरा क्या रहा सेम, ये चेंज हो गया, ये क्या रहा सेम। तो बेटा जब ऐसा होता है तब इसको हम क्या बोलते हैं, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। क्या बोलते हैं बेटा, अ पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। इनैंशियोमर किसको बोलते हैं, अगर ये R का S हो जाए और इस S का R हो जाए, मतलब जितने कायरल सेंटर हैं, जितने कायरल सेंटर है उन सबका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाए, अपोजिट हो जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनैंशियोमर। अगर एक कायरल सेंटर फिक्स रहे और दूसरा कायरल सेंटर क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो ऐसे पेयर को हम क्या बोलते हैं बेटा, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। ठीक है बेटा, याद रखना, बहुत सिंपल याद रखना कि अगर दोनों के दोनों चेंज हो जाए तो इनैंशियोमर, अगर एक सेम रहे दूसरा चेंज हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, इस पेयर को क्या बोलेंगे, पेयर ऑफ डायस्टीरियोमर। तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, 50 का हो गया ऑप्शन बी। तो याद रखना कि अगर ऐसी रिएक्शन है जहां पे एक कायरल सेंटर पहले से प्रेजेंट है और एक नया कायरल सेंटर बनने वाला है, तो हमेशा रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक डायस्टीरियोमेरिक पेयर बनेगा, मतलब कि 2 कंपाउंड बनेंगे और दोनों कंपाउंड एक दूसरे के क्या होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन हमने 50 देख लिया। देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन ना जेई एडवांस में और मेंस में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछते हैं वो, और नीट में भी पूछते हैं आजकल। ठीक है, तो बेटा ऐसे क्वेश्चन हमको गलत करने नहीं, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन बहुत स्कोरिंग होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। 51 थोड़ा सा ट्रिकी है, आप लोगों को आपने ये रिएजेंट देखा नहीं होगा वैसे नॉर्मली, बट मैं आपको बता देता हूँ कि ये करता क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर 51 आप देख सकते हो कि आपको एक हाइड्राजीन दे रखा है। हाइड्राजीन क्या होता है बेटा, NH2, इसकी रिएक्शन वो करवा रहा है पहले H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। तो हमेशा रखना कि जब NH2 H2O2 रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं क्या बेटा, NH डबल बॉन्ड NH, इसको हम बोलते हैं डायजीन। क्या बोलते हैं बेटा, डायजीन। ठीक है, अब ये जो डायजीन है बेटा, ये क्या करता है, ये बेटा ये क्या करता है, ये सिन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम अक्रॉस डबल बॉन्ड। मतलब ये जो आपका जो ये डायजीन बना, ये क्या करता है, ये किसी अल्कीन में दोनों हाइड्रोजन को क्या करता है, सेम साइड से ऐड करता है। मतलब ये डायजीन है, सपोज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आइटम है, यहाँ पे अल्कीन है, तो ये दोनों हाइड्रोजन आइटम इस अल्कीन में कहां से ऐड होंगे, सेम साइड से ऐड होंगे। ठीक है, तो बेटा अगर आपको इतना पता चल चुका है तो बेटा मैं आपको सीधा मैकेनिज्म ले चलता हूँ। ये सब मैं रफ करता हूँ, बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको कहीं पे नोट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये कुछ स्पेशल टाइप के रिएजेंट्स है। ठीक है, तो डायजीन देखो, मुझे क्या है, ये सब का काम नहीं, मुझे सिर्फ डायजीन का काम है, तो मैं इसको मिटाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से रिएक्शन होने वाली है। तो बेटा डायजीन बनाते हैं। अब डायजीन की रिएक्शन वो किससे करा रहा है, वो 51 में देखो बेटा यहाँ पे एक इस तरीके का कंपाउंड दे रखा उन्होंने आपको, यहाँ पे एक ड्यूटेरियम लगा रखा है, यहाँ पे भी ड्यूटेरियम लगा रखा है, और यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड है। अब हम क्या करते हैं, हमारा जो हमने डायजीन बनाया था उसको बना लेते हैं। देखो N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है। अब देखो रिएक्शन किस इस तरीके से आती है, ये पाई बॉन्ड इस H के पास जाते हैं, ये वाले बॉन्ड यहाँ पे चले जाते हैं, और ये वाले बॉन्ड यहाँ पे अटैक मारते हैं। क्यों बेटा, देखो बात समझना, देखो ये वाला यहाँ पे चले गया तो इस वाले कार्बन ने यहाँ से H बना लिया, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ गया, तो N ट्रिपल बॉन्ड एंड, मतलब ये किस फॉर्म में निकल रहा है, एक लिविंग फ्रूम N2, सॉरी एक किसके फॉर्म में निकल रहा है, N2 के फॉर्म में निकल रहा है, क्योंकि वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप, फिर यहाँ से H निकल के जो यहाँ पे अटैक किया। मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है बेटा
कि ये जो दोनों हाइड्रोजन है, ये दोनों हाइड्रोजन, इसका एडिशन क्या हो रहा है, सेम साइड से। तो ये हाइड्रोजन भी सेम साइड से और ये हाइड्रोजन भी सेम साइड पे। अगर ये दोनों हाइड्रोजन हमको सेम साइड पे दिखाने हैं तो देखो बेटा ऑप्शन जो हमारा सी है वो दिखा था, ऑप्शन सी, सेम साइड पे। कैसे, इस तरीके से आपको उसने दे रखा है, यहाँ पे उसने आपको डी लगा के दे रखा है और यहाँ पे उसने आपको क्या लगा के रखा है, एच दे रखा है। ठीक है बेटा, इसका मतलब आप तो समझते ही हो ना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो हाइड्रोजन उसने दे रखे हैं आपको, ये हाइड्रोजन दोनों सेम बॉन्ड के टाइप का, मतलब किसके ऊपर, डैश के ऊपर। एक प्लेन के नीचे, सपोज ये प्लेन है, ये कार्बन है, इस कार्बन के जो नीचे जो बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डैश से। और जो वेज बॉन्ड होता है, ये जो सॉलिड बॉन्ड होता है ना, ये सॉलिड बॉन्ड, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो हमेशा याद रखना बेटा। देखो अब ऑप्शन, देखो आप एक बात और नोट करना है कि ऑप्शन बी के अंदर जो ऑप्शन भी देखना है कि उसमें एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन क्या है, एक डैश पे तो दूसरा किसके ऊपर है, वेज के ऊपर। मतलब कि एक हाइड्रोजन ऊपर तो दूसरा हाइड्रोजन नीचे। पर ये एडिशन कैसा हो रहा है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब एंटी एडिशन है। पर हम जानते हैं कि डायजीन कौन सा एडिशन देता है बेटा, सिन एडिशन देता है। तो प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए, सिन, मतलब या तो दोनों हाइड्रोजन ऊपर हो या तो दोनों हाइड्रोजन नीचे हो। ठीक है बेटा, तो इसका क्या ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, 51 का करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी। बहुत सिंपल था, पर आई होप आप लोगों को ये नोट करना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 51 हमने देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 52 के लिए आपको थोड़ा सा एक नॉलेज होनी चाहिए कि हम साइक्लोहेक्सेन को चेयर फॉर्म में कैसे बनाते हैं। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। अब एक बात समझना बेटा, ये क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लोएस्ट हीट ऑफ कंबशन। एक बात समझना, एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जितनी ज्यादा एक स्पीशीज स्टेबल होती है उसका हीट ऑफ कंबशन उतना क्या होता है, उतना कम होता है। मतलब अगर स्टेबिलिटी कम है तो उसका हीट ऑफ कंबशन ज्यादा है, पर अगर स्टेबिलिटी ज्यादा है तो हीट ऑफ कंबशन कम है, मतलब इनवर्स रिलेशन है। तो मतलब आपको ओवरऑल क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 52 में आपको देखना है कि इन चारों में से कौन सा इसका कॉन्फॉर्मर सबसे ज्यादा अनस्टेबल है, क्योंकि जिसका सबसे ज्यादा, सॉरी, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, लोएस्ट। तो आप क्या देखोगे किसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा तो हीट ऑफ कंबशन उतना कम। तो देखो बेटा, इसके लिए मैं आपको सीधा बता देता हूँ कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट क्यों है। देखो बेटा, आपको पहले ना इसको बनाना है इसके चेयर फॉर्म में। तो क्या करोगे, चेयर फॉर्म बनाओ आप इस तरीके से। और जब आप चेयर फॉर्म इसका बनाओगे बेटा, तो आपको एक चीज पता चलेगी, क्या पता चलेगी कि यहाँ पे जो तीनों ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो आप देख सकते हो कौन से तीन ग्रुप प्रेजेंट है बेटा, एक आपका टर्शरी मिथाइल, ठीक है बेटा, सॉरी टर्शरी 3 2 4 टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है वो, और 2 मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो बेटा क्या होने वाला है कि जब आप ऐसा बनाओगे तो देखो तो ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे एक बनेगा और एक बेटा ये कहां बनेगा, 1 2, ठीक है, कितने पोजीशन है बेटा, 1 2 यहाँ पे लगातार 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसको आप इस तरीके से यहाँ पे बना लो। ठीक है, मतलब जब आप ऑप्शन डी को कन्वर्ट करोगे कॉन्फॉर्मर में, तो आपको एक चीज नोट करनी है कि देखो अगर मैं इसको इस तरीके से प्रेजेंट कर देता हूँ, पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देता हूँ कि किसका मैंने बनाया हुआ। यहाँ पे ये इस तरीके से CH3 है, यहाँ पे ये इस तरीके से CH3 है, और यहाँ पे इस तरीके से ये टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है CMe3। अब एक चीज नोट करना है आपको कि अगर आप नंबरिंग दे दो उसको तो 1 2 3 4। अब देखो बेटा, जो आप जब इसका कॉन्फॉर्मर बनाओगे तो आपको एक चीज हमेशा दिमाग में रखनी है कि जो 1 एंड सेकेंड पोजीशन पे दोनों ग्रुप हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ट्रांस पे। तो यहाँ पे भी जब आप बनाओगे तो वो क्या होने चाहिए, एक दूसरे के ट्रांस होने चाहिए। 2 और 4 ग्रुप एक दूसरे के क्या है, पड़ा ये डैश पे मतलब दोनों बिलो दी प्लेन है, मतलब सेम साइड पे, तो मतलब सिज है। तो बेटा जो 2 और 3 पे मिथाइल क्या होने चाहिए, हमेशा सिज होने चाहिए, और जो 1 एंड 4 पे जो ग्रुप है वो हमेशा ट्रांस होने चाहिए। तो ये सारी चीज दिमाग में रख के जब आप ये स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको पता चलेगा कि ये वाला ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर जो तीनों सब्स्टिट्यूएंट है आपके, तीनों के तीनों सब्स्टिट्यूएंट वो कहां प्रेजेंट है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। और हमको पता है कि साइक्लोहेक्सेन के जब चेयर फॉर्म में सारे के सारे जो बल्कि सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, अगर वो इक्वेटोरियल फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब ये क्या होता है, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर। तो यही हमारा क्या है, ये सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है। और बेटा देखो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो इसका हीट ऑफ कंबशन या हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन तो बोलेंगे नहीं, हीट ऑफ कंबशन यहाँ पे बोलेंगे। हीट ऑफ कंबशन सबसे क्या होगा, लोवेस्ट होगा। क्यों, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा क्यों है, क्योंकि तीनों ग्रुप क्या है यहाँ पे बेटा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब तो बेटा अगर मैं इसको आपको ड्रॉ करना सिखाऊं सिस एंड ट्रांस, तो ये वीडियो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म जब हम पढ़ेंगे तब हम उसमें यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको इसमें डाउट है तो मुझे आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 52 हो गया।
अब क्वेश्चन नंबर 53 ऑन कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ H2PD हाउ मेनी अल्कीन विल गिव एन ब्यूटेन। अब बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया है। अब मतलब इट्स लाइक कि ये वार्म अप क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना है नहीं बेटा। क्वेश्चन नंबर 53। अब क्वेश्चन नंबर 53 बड़ा ये पूछ रहा है कि आप ऐसी कितनी अल्कीन बना सकते हो कि जिससे आप एन ब्यूटेन बना सकते हो। अब देखो एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर पहले लिख देता हूं मैं, CH3 CH2 CH2 CH3। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, देखो 4 कार्बन की आपको अल्कीन डिजाइन करनी है और आपको वो अल्कीन बतानी है कि कितनी हमारे पास ऐसी अल्कीन है जिसके अंदर रिडक्शन से हमको क्या मिल जाए, वेरी गुड, अपने को एक एन ब्यूटेन मिल जाए। जो बड़ा अल्कीन दो और आपको क्या लिखा है, कैटालिटिक रिडक्शन वाइज हम अल्कीन मिल एन ब्यूटेन। बहुत सिंपल है। जो बड़ा एक अल्कीन बनाता हूं मैं, टर्मिनल पे एक अल्कीन बना लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3। अगर मैं इसका रिडक्शन करूं, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करूं तो हमको एन ब्यूटेन मिल जाएगा। अब ये डबल बॉन्ड बीच में बना सकता हूं मैं, जो बड़ा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। तो बड़ा ये एक अल्कीन, यहाँ पे अल्कीन। अब मैं वहां पे टर्मिनल बनाऊं क्या, नहीं बनाएंगे, क्यों, क्योंकि ये और यहाँ पे अगर बनाऊंगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बड़ा एक बात समझो, टोटल नंबर ऑफ अल्कीन कितनी आएंगी, टोटल नंबर ऑफ अल्कीन आएंगे 2। और आप क्या करोगे, तुरंत फॉर्म में आओगे और ऑप्शन बी को टिक मार के आ जाओगे, है ना। और बोलोगे घर पे आके कि सब कुछ अच्छा चंगा सी, बट बेटा ये तो बहुत गंदा सी। क्यों, क्योंकि बी वाला गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आप एक चीज भूल गए कि यहाँ पे जो अल्कीन बनाई है आपने, यहाँ पे जो अल्कीन बनाई है ये 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है। कौन कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकती है बेटा, ये सिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है और ये ट्रांस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकती है। मतलब कि अगर आप सिस 2 ब्यूटीन का रिडक्शन कराओ या फिर आप ट्रांस 2 ब्यूटीन का रिडक्शन कराओ, तब भी आपको क्या मिलेगा, एन ब्यूटेन ही मिलेगा। तो इनको आपको डिफरेंट काउंट करना है। क्यों, क्योंकि देखो बेटा, अगर आप इसका सिस वाला अल्कीन ले लो, है ना बेटा, ये सिस अल्कीन ले लो, या फिर आप क्या करो, इसकी आप ट्रांस अल्कीन ले लो, दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं। और दोनों डिफरेंट है तो दोनों को डिफरेंटली काउंट करना पड़ेगा। तो ये छोटी सी गलती आप कर सकते हो, तो ये गलती करनी नहीं। अगर आपको इस तरह के कंपाउंड दिखते हैं तो इसके जितने पॉसिबल स्ट्रक्चर उनको अलग से काउंट करना है। तो टोटल नंबर कितना बेटा, एक ये हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है, तीसरा ये हो सकता है। तो टोटल हमारे पास 3 अल्कीन है, जो 3 अल्कीन का रिडक्शन करने पे हमको क्या मिल जाएगा, एन ब्यूटेन मिल जाएगा। ठीक है बेटा, तो याद रखना गलती करनी नहीं। 2 आंसर नहीं है, इसका करेक्ट आंसर 3 है, जो कि ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन नंबर 53 हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 देखो बेटा, क्या लिखा है कि प्रोडक्ट ऑफ द अबव रिएक्शन विल बी। बहुत सिंपल है, आपको मैं एक चीज बताऊंगा, वो चीज पता करते ही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है बेटा, आप वो चीज क्या है, वो चीज आपको याद रखनी है। अब आप लोगों से बता तो दो कब से वो चीज कर रहे हो, बस। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 54। अब क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, बहुत सिंपल है। आपको मैं एक चीज बोल रहा हूं, याद रखना, क्या, CAT, कैट। ठीक है, CAT, कैट। ये क्या है, मुझे पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कैट का हम यूज करके ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कैसे, देखो बेटा, अब पहले अल्कीन बना लेते हैं। देखो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे ड्यूटेरियम और यहाँ पे ड्यूटेरियम। आपको इसमें ऐड करना है H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। ठीक है, और आपको बताना है कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा यही है क्या, सॉरी मैंने क्वेश्चन नंबर 55 का लिख दिया, 54 में ये ट्रांस है। ओके, CH3 है और D है। ठीक है बेटा, अब एक बात समझो, CH3 एरा, CH3 एरा, D एरा, D एरा। ठीक है बेटा, अब ये क्या है, हमारी ट्रांस अल्कीन है। एडिशन क्या कराना है हमको, सिन एडिशन करवाना है। ट्रांस अल्कीन सिन एडिशन करवाना है, आपको बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, अब एक चीज नोट करना बेटा कि ये कंपाउंड में जब आप बनाओगे तो ये अल्कीन क्या है, हमारी ट्रांस अल्कीन है। ये एडिशन कौन सा है, ये सिन एडिशन है। अब ट्रांस अल्कीन और सिन एडिशन है, तो बेटा देखो इसके लिए जो हम वो बनाएंगे, फेज बनाते हैं, वो कैट नहीं बनेगा। कैट एक्चुअल में 50 क्वेश्चन नंबर 55 के लिए था। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे सिन एडिशन करवाना है, ट्रांस अल्कीन है हमारे पास। तो एक बात हमेशा याद रखेंगे हम कि इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। देखो CH3 यहाँ बना दो, CH3 यहाँ बना दो। अब H2 को हमको एडिशन क्या करना है, सिन एडिशन करना है। पर एक बात हमेशा याद रखना है कि अगर ट्रांस अल्कीन है, सिन एडिशन, तो जो प्रोडक्ट आप बनाओगे वो क्या बनाओगे, थ्रियो आइसोमर। थ्रियो आइसोमर का मतलब क्या होता है कि जो सेम एटम है वो अपोजिट साइड होने चाहिए। H यहाँ पे, H यहाँ पे, D यहाँ पे और D यहाँ पे। ठीक है बेटा, अब ये इसके लिए शॉर्ट फॉर्म क्या बन जाएगा, PST, ट्रांस अल्कीन सिन एडिशन। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा,
3O आइसोमर। तो बेटा ये कंपाउंड बन गया। अब एक चीज नोट करना बेटा, तो यहाँ पे कायरल सेंटर और यहाँ पे कायरल सेंटर। आप पूछ सकते हो मुझे कि सर आपने H को यहाँ क्यों बनाया, H को यहाँ बना, ये H को यहाँ क्यों बनाया, इसको यहाँ पे बना दो। तो बेटा ये कंपाउंड पे क्या हो सकता है, इसका मिरर इमेज पॉसिबल है। ठीक है, मिरर इमेज बनाओगे तो क्या होगा, ये HH यहाँ पे H और D लगा दो, यहाँ पे D और H लगा दो, ये CH3 मतलब ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का क्या है, मिरर इमेज है। मतलब अगर ये हमारे पास 50% अवेलेबल है तो ये भी क्या होगा, 50% अवेलेबल होगा। और हम सब जानते हैं कि अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट इक्वल अमाउंट में है और दोनों के रोटेशन क्या होंगे बेटा, अपोजिट होंगे, तो ऐसे मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड्स होते हैं। मतलब कि इसकी जो ओवरऑल ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिविटी होगी इसकी इसके प्रोडक्ट की, वो क्या होगी बेटा, नल एंड वॉइड होगी। क्यों, क्योंकि इसका ऑप्टिकल रोटेशन क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। इसलिए बेटा इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। बहुत सिंपल है, याद रखना। ठीक है बेटा, अब CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब आप बोलोगे सर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग क्या है, अब वो भी देखते हैं बेटा। देखो अब कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का मतलब नाम तो आपको CSE। C बोले तो सिस एल्कीन, S बोले तो सिन एडिशन, और E बोले तो इराइथ्रो आइसोमर। ठीक बेटा, मतलब अगर आपको सिस एल्कीन दे रखी है, उसके अंदर अगर आप सिन एडिशन करवा रहे हो तो जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको क्या मिलेगा, इरिथ्रो आइसोमर। इरिथ्रो आइसोमर का मतलब क्या होता है, वर्टिकल लाइन के अक्रॉस ये दो सेम एटम होते हैं वो क्या होना चाहिए, सेम साइड पे प्रेजेंट होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं इरिथ्रो आइसोमर। अगर वर्टिकल लाइन के अक्रॉस अगर सेम एटम अपोजिट साइड में प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं 3O आइसोमर। ये याद होना चाहिए आपको ये। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट देख लेते हैं कि कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 55 का। आप क्वेश्चन नंबर 55 देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 55 में आपको अल्कीन कैसे दे रखी है, सिस एल्कीन दे रखी है, बना लो सिस एल्कीन। CH3 यहाँ पे एक D है, यहाँ पे एक D। आप क्वेश्चन देख सकते हो वहां पे, और यहाँ पे आपको दिया रखा है H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। देखो बेटा सिस एल्कीन सिन एडिशन, कंपाउंड क्या बनाओगे, इरिथ्रो। मतलब वर्टिकल लाइन के अक्रॉस जो हाइड्रोजन होंगे वो कहाँ होंगे, सेम साइड पे। तो D भी कहाँ होंगे, सेम साइड पे। तो ये हो गया CH3। अब एक चीज नोट करना कि दो कायरल सेंटर बन गए, और दो कायरल सेंटर बनने के साथ इसके अंदर क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्लेन जहां जो मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में क्या कर दे, काट दे। तो हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास दो कायरल सेंटर है, उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, वो इस तरीके से कंपाउंड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं बेटा, मीजो कंपाउंड। क्या बोलते हैं बेटा, मीजो कंपाउंड। और मीजो कंपाउंड क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और ऑप्टिकली इनएक्टिव का रीजन होता है इंटरनल कंपनसेशन। क्यों, क्योंकि यही इसका पार्ट इसी पार्ट का क्या कर रहा है, इसके ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल कर देगा। तो ओवरऑल कंपाउंड क्या बन गया बेटा, हाँ वेरी गुड, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ध्यान रखना ऐसे कंपाउंड क्या होते हैं, मीजो कंपाउंड बनते हैं। तो आपका 55 का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 तक आज देखते हैं। आप देख लिया, उसके बाद आप कुछ डाउट है कमेंट करके बताओ मुझे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आपको और कुछ चैप्टर में हेल्प चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, जय केमिस्ट्री बेटा।